तो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी बातचीत। ये एक फॉर्मल पार्ट पॉडकास्ट की तरह नहीं होगा, बट हम ऐसे ट्राई करेंगे कि आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें जो लोग आना चाहते हैं। तो हम जो तीन लोग हैं, हमारी बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड है तीनों के। तो इससे आपको लोगों को पता चलता है कि आने के क्या क्या ऑप्शंस है। ठीक है, अभी ये हमारा भाई है, ये प्रथम, ये है पंजाब से। और ये इधर आया सीधा लैंग्वेज सीखने, ये सीधा फिनिश लैंग्वेज सीखने आया है। और ये हमारा दूसरा भाई है, ये भी पंजाब से है। ये भी आया सीधा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि कैसे कौन कैसा है। ठीक है, तो पहले हम प्रथम से स्टार्ट करना चाहेंगे। जी तो भाई। प्रथम आप बताइए कि आप कब आए थे। जी मैं यहाँ पे लगभग मेरे को 4.5 महीने हो गए। मैं अगस्त में यहाँ पे आया था। और आपको मेरा कैसा लग रहा है आके। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, जगह बहुत बढ़िया है। हम्म। बस यहाँ पे यही है कि अगर आप आओ तो लैंग्वेज आपको पता ही है। जैसे अपने अब कोई इंडिया आ रहा है तो उसको हिंदी आनी चाहिए, बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर भी आओ तो लैंग्वेज सीख के आओ। जॉब से यहाँ पे थोड़ी अब कमी है। कम ही है, हाँ, क्योंकि मतलब, यूक्रेनियंस ज़्यादा आ चुके हाँ। हैं तो तो उसकी मेनली वजह से। वही है कि अभी भी जो ये वीडियो देख रहा होगा, ऑब्वियसली वो ज्यादातर ऑडियंस वही होगी जो इधर आना चाह रही है। तो ये जो मेरा भाई था, ये आया डायरेक्ट, इसने अप्लाई करा उधर से। फिनिश लैंग्वेज सीखने आया, इन्हें 1 साल पढ़ाया था फिनिश। जी इन्हें सिखाई ऑनलाइन क्लासेस, हफ्ते में जी। एक लगती थी। उसके बाद इनका एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद इन्हें ऑफर लेटर मिल गया और ये यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो अब इन्हें 4 महीने हो गए हैं, ये रेगुलरली फिनिश सीख रहे हैं। और ये है दूसरा भाई, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम साबी है जी। और मैं हूँ पंजाब से, जलंधर से। और मैं डंकी लगा के आया हूँ फिनलैंड में। जैसे कि पहले मैं गया दुबई, इजिप्ट, फिर आगे की जो प्रोसेसिंग होती है जो डंकी वाले करते हैं, जो एजेंट करते हैं, वैसे ही मैं आया हूँ यहाँ पे। और मेरे को 2 साल हो गए हैं फिनलैंड में। दिसंबर 16 तारीख 2023 में मैं फिनलैंड में आया था। तो मैं तो यही कहता हूँ कि 1 नंबर में ही आओ, जो भी आ रहा है डंकी के चक्कर में मत पड़ो। और रशिया से मैं आया था फिनलैंड में, क्योंकि बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही थी तो मैं भी आ गया। और मैं असाइलम सीकर हूँ इन फिनलैंड में। और कुछ नहीं बस है भाई। थैंक यू हमारे ये व्यूअर्स को बताने के लिए। और मेन पर्पस इस वीडियो का ये है कि हम कोई ये चीज प्रमोट नहीं करना चाह रहे, आपको बस आपको सही इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे ये भाई था, ये बेचारा बहुत छोटी उम्र में आ गया है ना। और उस उम्र में मतलब मुझे नहीं लगता कि यार कोई इतना सेंसिबल होता है इंसान कि लोगों को तो अपना शहर छोड़ना ही नहीं आता। जी और इस बंदे ने अपना शहर ही नहीं, स्टेट छोड़ो, पूरा अपना देश छोड़ दिया। ठीक है, और वो भी इस पर्पज से जब उसे पता नहीं है कि भाई वो वापस आ पाएगा नहीं आ पाएगा। तो ये बहुत ही करेजियस स्टेप है ना। बट हाँ, हम पक्का इस चीज को किसी को रिकमेंड नहीं करते कि आप लोग ये काम करो, है ना। आप लोग और भी तरीके से आ सकते हो, जैसे ये आया है, जैसे मैं आया हूँ, और जैसे बेसिकली और लोग आते हैं। पर जो भाई की स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मतलब एक आप लोगों को बहुत सारी उससे नॉलेज मिलेगी सीखने को, है ना। पता चलेगा आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, कैसे एक छोटी सी उम्र में आपको बहुत समझदार होना चाहिए ताकि आप इतना बोल्ड डिसीजन ले पाओ, है ना। बहुत से लोग डरे रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम कभी घर को ही नहीं छोड़ेंगे, चाहे 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, पर उन्हें आना है ना। तो अभी हम भाई से जरा एक बार पता करते हैं। तो भाई आप ये बताओ कि ये फिनलैंड आपकी पहली कंट्री है क्या, मतलब जब आप प्रॉपरली बाहर आए थे। नहीं, मैं पहले मलेशिया भी गया हूँ 2018 में। अच्छा। और वो मैं फैमिली के साथ गया था। और फिर मैं 2023 में मैं गया दुबई में। फिर दुबई के बाद जो एजेंट मेरे को गाइड कर रहा था कि आगे आगे तुमने ऐसे जाना है, तो मैं वैसे जा रहा था। तो पहले दुबई गया, दुबई से इजिप्ट गया। एक मिनट हमारे व्यूअर्स को, ताकि ये सब क्लियर हो जाए। तो मतलब आप जब फिनलैंड के लिए आए थे या यूरोप के लिए आए थे, तो आप उसी ट्रिप में मलेशिया गए थे। नहीं, आप मलेशिया जाके वापस इंडिया आए थे। हाँ बिल्कुल। अच्छा। तब काम वाम ढूंढ रहे थे मलेशिया में, तो नहीं मिल रहा था। फिर हम इंडिया वापस चले गए थे। अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। और जब मैंने डंकी का सोचा, तब मेरी उम्र 17 साल थी। और मैं 17 साल का था। तो ये चीज़ मैं किसी को भी वो नहीं कह रहा कि हाँ कि कोई डंकी लगाए, क्योंकि ये रिस्क वाला काम भी है और एक इलीगल भी है कि हाँ आप वहाँ किसी कंट्री में जा रहे हो और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं है। अगर आप बॉर्डर क्रॉस करते हो तो बॉर्डर गार्ड आपसे पासपोर्ट वगैरह मांगेंगे। जैसे कि मैं आया था दिल्ली से दुबई, दुबई से इजिप्ट, इजिप्ट से फिर मैं आ गया था रशिया। और रशिया की एंट्री आप सबको पता है कि बहुत मुश्किल मिलती है। तो मतलब आप लोगों को इतना क्यों घुमाया गया, जैसे पहले दुबई फिर इजिप्ट फिर। एक जो एजेंट है ना, वो ये करता है कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाता है पहले। अच्छा। बंदों की कि उनको जैसे कि रशिया एंट्री नहीं देता, तो उसके लिए पहले आपको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए कि हाँ आप लगो कि आप ट्रैवल कर रहे हो और विजिट कर रहे हो कंट्रीज में, और आप वापस चले जाओगे अपनी कंट्री में।
अच्छा अच्छा। ऐसे होता तो आप पहले उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आप दुबई गए, खैर दुबई सबसे आसान होगा उधर से जाना, जी। और उसके बाद फिर आप इजिप्ट गए, इजिप्ट में आप घूमे वगैरह भी होंगे ऑफ कोर्स, है ना? कितने दिनों के थे आप इजिप्ट? अब मैं लगभग 35 दिन था मैं इजिप्ट में। अच्छा, और उसके बाद आप गए रशिया, रशिया। फिर और रशिया से आप फिनलैंड कैसे आए? बट मेन तो शायद ये दिक्कत है, फ्लाइट से आए थे, कैसे आए थे? नहीं, मैं रशिया उतरा था मॉस्को में, और मॉस्को से मेरी टैक्सी थी सेंट पीटरबर्ग की, हम्म, और मैं सेंट पीटरबर्ग गया था, और मेरे को 2 दिन लगे थे सेंट पीटरबर्ग पहुंचते हुए। और तब बॉर्डर्स खुल रहे थे असाइलम सीकर्स के लिए, कि जो असाइलम अप्लाई कर सकते हैं फिनलैंड में, किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में, उनके लिए बॉर्डर खुल रहे थे। तो तब मैंने, जब बॉर्डर खुला और मेरे एजेंट ने मेरे को कहा कि हाँ फिनलैंड का बॉर्डर खुल रहा है और आप जा सकते हो वहाँ पे, तो आपका बढ़िया हो जाएगा। मेरे को ये नहीं पता था कि हाँ मेरे को एक असाइलम प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, ये सब होगा, मेरा पासपोर्ट नहीं मिलेगा मेरे को, मतलब क्या यूरोप आने के लिए फिनलैंड ही एक कंट्री है जो एक गेटवे बनती है, जिन्हें भी असाइलम सीकर्स होते हैं जितने भी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता ये। कई लोग होते हैं कि जो बेलारूस से भी जाते हैं, पहले रशिया का वीजा लेने के बाद पर बेलारूस। मतलब मेन पॉइंट रशिया ही रहता है सबका। हाँ, कई लोगों का तो रशिया होता है, हम्म, और कई लोगों का सर्बिया होता है। अच्छा सर्बिया से कई लोग लगाते हैं टर्की से, टर्की से टंकी लगती है ग्रीस की, सर्बिया से भी लगती है ग्रीस की, और सर्बिया से वाया हंगरी, सब कंट्रियों से, जहाँ जिसको जहाँ पे जिसको जहाँ जाना है। हाँ वहाँ पे चले जाते हैं वो। तो लोग जो जिन्हें यूएस और कनाडा जाना होता है वो लोग भी इस रास्ते को चूज करते हैं कभी कभी? ऑफ कोर्स, वो तो करते ही हैं, क्योंकि उनको मेनली वो तो वीज़ा लेते हैं पहले यूरोप का, फिर वो जाते हैं आगे, कि जैसे कि हमारा पहले एल सल्वाडोर था, वो था ऑन अराइवल इंडियन पासपोर्ट पे, तो वो एल सल्वाडोर जाते थे। एल सल्वाडोर की मेन तो ये दिक्कत है कि हाँ इंडिया से फ्लाइट नहीं मिलती, वो जाते थे जापान से फ्लाइट मिल जाती थी इजीली। फिर जापान वालों को पता चला कि हाँ ये लोग इलीगल जा रहे हैं, और एल सल्वाडोर से फिर आगे जाते हैं, पनामा का जंगल पार करते हैं, मैक्सिको एंटर वो होते तो हैं। हमने बहुत देखा है, ऐसे बहुत सारी वीडियोस मिल वो जाएगी भी। आप लोगों को अगर उसके बारे में देखना हो तो। बिल्कुल। पर हमारा अभी इसमें मेन फोकस यही रहेगा कि आप जिस टाइम आए थे, आपने बताया 17 साल के थे, उससे पहले आप मलेशिया गए थे। मलेशिया आप कितनी उम्र में गए थे? वो मैं लगभग था 11-12 साल का। 11-12 साल में? वो मैं अपनी फैमिली के साथ गया था। अच्छा अच्छा, हाँ ओके, ठीक है। तो अब आपको फिर आप फिनलैंड आए, आपके साथ और भी लोग आए होंगे ऑफ कोर्स, है ना? पूरी एक टीम आई होगी। बहुत। तो वो लोग कहाँ पे अब? वो लोग, कोई लोग चले गए पुर्तगाल, कोई चले गए स्पेन, कोई फ्रांस, कोई अमेरिका में बैठे हैं, मतलब ऐसे हुआ है। अच्छा, आप फिनलैंड रुक गए। आपको ऐसा क्या लगा फिनलैंड में कि फिनलैंड रुकना चाहिए? क्योंकि अब यहाँ पे हम एक पॉज लेते हैं और हम इस बंदे से पूछते हैं जो कि फिनलैंड सीधा फिनिश लैंग्वेज सीखना है, तो जी। तुम्हें कैसा आगे लग रहा है फिनलैंड में? मतलब बहुत अच्छा लगा। अगर तुम्हें कोई ऑप्शन देगा, सपोज इसकी तरह जैसे इनकी पूरी टीम आई है, उसमें से शायद ये अकेला ही रुका है फिनलैंड, है ना, बाकी सब चले गए, तो अगर तुम्हें ये मौका मिलता, तुम इसकी जगह होते, तो तुम नहीं। फिनलैंड रुकते या आगे नहीं, रहते? नहीं, मैं आता ही नहीं पहली बात तो मैं रिकमेंड ही नहीं करूंगा 2 नंबर में आना। नहीं, रिकमेंड हम भी नहीं कर रहे किसी को, हाँ जी। हम क्लियर करना चाहते हैं, हम किसी को रिकमेंड जी, नहीं करना चाहते, जी, जी। बस हम अभी फिनलैंड एज ए पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर- ज्यादातर जो व्यूअर्स है वो ऑफ कोर्स फिनलैंड स्पेसिफिक ही होंगे, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। शायद ही कोई ऐसा हो कि रात को नींद ना आ रही हो तो वीडियो आ गई हो देख ली, जी। बट अभी अगर आप भारत से बाहर निकलना चाहते हैं या भारत में भी काम करना चाहते हैं, तो आपको एक पहली बात तो स्किल चाहिए, कोई चीज आपको बढ़िया तरीके से आनी चाहिए, है ना? मतलब नहीं, ये नहीं है कि आपके पास डिग्री हो, ये हो, काम चलाने के लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए, मतलब आपको काम का पता होना चाहिए भी कैसे हो सकता है और आप बेस्ट तरीके से कर सकें। तो वो तो हर सारे व्यूअर को ये बात पता है कि काम करने के लिए स्किल चाहिए होता है। आप ये बताइए, जी। जो आपको क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन से भटक रहे हैं थोड़ा सा, जी, ठीक है? आप ये बताइए कि आप जो फिनलैंड आए, अगर आप इसकी जगह होते, जब पूरी टीम आ रही है और वो यूरोप ही जाने के लिए आ रही है, कोई कोई लोग अमेरिका जाने के लिए आ रहे हैं, तो आप क्या फिनलैंड रुकते? जी, फिनलैंड में रुकता। फिनलैंड अच्छी जगह है, पर मतलब आप भी वही काम करते जो इन्होंने करा, आप फिनलैंड में रुकते, बाकी जैसे लोग आगे चले गए पुर्तगाल वगैरह, आप वो नहीं करते, नहीं। आप फिनलैंड में रुकते। ऐसा क्या अच्छा लगा आपको फिनलैंड में 4 महीने में? जी, बहुत बढ़िया कंट्री है, बढ़िया नेचर है, सब कुछ अच्छा है, ड्राइविंग और रूल्स इधर भी जो बहुत अच्छे हैं, मेन क्राइम इधर- रेट भी नहीं है। मेन इधर जो लोगों का कंसर्न रहता है वो ठंड का, तो नहीं, बढ़िया है जी, अंदर हीटर लगे हैं, हर जगह हीटर लगे हैं, आपको वो मतलब इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ठंड से कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, शायद दूसरी नहीं, बहुत से लोगों के लिए पहली दिक्कत है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, जो यहाँ पे जॉब्स इतनी कम है, और तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें आप लैंग्वेज सीखें, लैंग्वेज सीख कर इंटरव्यू दीजिए,
काम मिल जाए। पर जैसे काम मिलना हर इतना कोई भी- इंसान जो बेसिकली जो पढ़ने आएगा ऑब्वियसली वो लैंग्वेज कहाँ सीख पाएगा। फिनिश एक ऐसी लैंग्वेज है जी, जी। जो मतलब टीचर्स बताते हैं कि उन्हें 2 या 3 साल लग गए, जबकि उन्होंने जर्मन वगैरह 1 साल में सीख ली थी स्पोकन प्रोफिशिएंसी। तो आप बताइए कि फिनिश जब सीखने में ही 2-3 साल लगेंगे और बंदा पढ़ने आ रहा है तो वो कैसे फिर अपनी जॉब ढूंढेगा? वो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहीं आइए। हम्म। जिसको जैसा अच्छा लगे। हाँ मतलब आपके पास टाइम था तो आपने फिनिश लैंग्वेज सीखी, इसलिए आप जी, चाह रहे हैं कि फिनिश जी। का फिनलैंड एक अच्छी कंट्री जी, है इसलिए आपको पहले सोचना चाहिए कि मेरे को यूरोप में कौन सी कंट्री जाना चाहिए। नेचर भी देखो वहाँ का, सब कुछ चीज देख के आपको जचनी चाहिए वो कंट्री, तभी उस कंट्री में जाओ आप। अच्छा, तो अब वापस आते हैं, आपसे यही क्वेश्चन था कि आपने जो फिनलैंड क्यों रुकने की सोची? कुछ नहीं, एक तो जब रशिया से मैं फिनलैंड में एंटर हुआ था और मेरा पासपोर्ट फिनलैंड इमिग्रेशन की तरफ से रख लिया गया था, और इस बेस पे भी मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहता था और मैं जाना नहीं चाहता था आगे, क्योंकि मैं अपना रिफ्यूजी केस अप्लाई कर दिया था, असाइलम सीकर अप्लाई कर दिया था। तो इस झंझट में भी मैं नहीं पढ़ना चाहता था कि हाँ मैं आगे जाऊँ और कुछ भी हो जाए, क्योंकि डबलिन रूल्स बहुत वो हैं कि अगर आपके फिंगर्स एक बार फिनलैंड में हो जाते हैं तो आगे भी आपको दिक्कतें आएंगी। और मैं इसीलिए सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर आपने आना है यूरोप में, आइए, यहाँ पे बहुत बढ़िया देश है, फिनलैंड भी बहुत बढ़िया है, नॉर्डिक कंट्रीज में आता है। और यूरोप की तो कोई भी कंट्री बेकार नहीं है, सब बढ़िया है अगर आप कोई लीगल बेस पे आते हो तो। अच्छा, जैसे कि एक बहुत पॉपुलर मूवी हुई थी डंकी, शाहरुख खान की, जिसमें दिखाया गया था कि जब डंकी लगाते हैं तो वो इतनी खतरनाक चीज होती है, और हमने जितना लोगों से सुना है कि बहुत खतरनाक, जान को खतरा होता है, ये होता है। तो इतनी सी उम्र में आपको कैसा, मतलब जब आप ये काम कर रहे थे, स्टेप ले रहे थे, तो आपको कितना डर लगा, फैमिली सपोर्ट कैसा था, और क्या ये सही में होता है? हाँ, जैसे कि जो मेरा था उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि जो मेरा केस था, मैं जैसे आया हूँ उसमें ऐसी कोई दिक्कतें मेरे को नहीं आई, क्योंकि मैं बाया टैक्सी भी, बॉर्डर तक तो मैं टैक्सी में ही आया हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। कई लोग ऐसे करते हैं जो मतलब एजेंट होते हैं, कोई इंडियन एजेंट होता है, कोई पाकिस्तान का एजेंट होता है, कोई किसी और कंट्री का एजेंट होता है, वो ज़्यादातर लड़कों के साथ ऐसा कर देते हैं कि हाँ मतलब उनको परेशानियाँ आती हैं। जैसे कि सर्बिया में बहुत लोगों को परेशानियाँ आती हैं, रशिया में भी ऑफ कोर्स आती हैं, बेलारूस में जब वो एंटर होते हैं उनको कभी कभार, वो जब पोलैंड में एंटर होते हैं तो उनको वापस भेज दिया जाता है फिर रशिया, और रशिया डिपोर्ट कर देता है। मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसे हुआ है कि हाँ वो कई लोग डिपोर्ट हो गए हैं, वापस चले गए हैं इंडिया। तो जब वो वापस चले जाते हैं उन्हें बैन लग जाता होगा ऑफ कोर्स। जी, और ban किसी के साथ ऐसा भी होता है कि उसे जेल हो जाती है फिर हमेशा उस कंट्री की? नहीं, वजह से? ऐसे नहीं होता, उनको जेल में रखा जाता है। मेरे एक दोस्त को रखा गया था, 5-6 दिन रखा गया था उसको। और आपको पता ही है जैसे कि हाँ रशिया एक बहुत ठंडी कंट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चले जाता है। और उस टाइम की बात थी, और उसको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया था कि हाँ जहाँ पे एसी है, और जो बेकिंग पेपर होता है या रोटी पेपर जो होता है, जो किसका होता है मेरे को इतना नहीं पता, वो उनको दिया जाता है कि वो ऊपर लें और ठंड से मर जाएं या उनको कुछ हो जाए, जहाँ ये अच्छा। वापस जाएं। वो टॉर्चर करते हैं, फिजिकल टॉर्चर ही ऐसा उनका होता है कि बंदा ऑटोमेटिकली ये बोलता है कि हाँ मैं अपनी कंट्री वापस जाऊंगा, मैं आगे कहीं भी नहीं जाऊंगा, और ना मैं रशिया में स्टे करूंगा, ना मैं बेलारूस में स्टे करूंगा। अच्छा, तो जब आप मतलब आप बेसिकली जब रशिया से निकले टैक्सी से, उसके बाद आपने बताया था कि आपने साइकिल ली थी, जी है ना? साइकिल लेके आपने बॉर्डर क्रॉस करा, जी और उसमें सामने ही उनकी आर्मी खड़ी थी, जी। पर उस समय आपको बहुत डर लग रहा होगा। कैसी हाँ, फीलिंग? वो तो सबको लगता ही है एक बार जब कोई नया बंदा ये चीज कर रहा है, तो हाँ अगर कोई पहले से ये चीज कर चुका है उसको तो नहीं डर लगेगा ना। तो हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हाँ पहले हमने साइकिल लिया, तब बॉर्डर क्लोज हो गए थे, और उसके बाद दोबारा हमने ट्राई किया, टैक्सी वाले दोबारा लेके गए, साइकिल हमारे पास थे ऑलरेडी, और सुबह 9 बजे हमने चालू की अपना, और हम लाइन में लगे थे, गाड़ियाँ जा रही थी, टैक्सी जा रही थी, और बॉर्डर गेट ओपन हो रहे थे सब रेफ्यूजीज़ के लिए कि हाँ वो आएँ। और जब भी आप बॉर्डर क्रॉस करते हो तब भी आपकी चेकिंग होती है वहाँ पे कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फिर वहाँ पे बंदे को डर लगता है कि हाँ कोई ऐसा सीन ना हो जाए, सीन कोई ऐसा क्रिएट ना हो जाए कि हाँ कुछ गलत हो जाए मेरे साथ। तो और आपके इस पूरी जर्नी में जब आपकी कितनी लागत कितनी लगी, पैसे कितने लगे? मेरे पैसे
18 लाख रुपया लग गया मेरा। 18 लाख रुपए, जो कि बहुत बड़ी कीमत है, 18 लाख रुपए। जी। वहीं पे हम अगर तुमसे बात करते हैं, तुम लैंग्वेज सीखने आए उधर से, जी। तुम्हारे कितने पैसे लगे? ये हमारा ये कोई 5-6 लाख में हो गया वो 5-6 लाख में हो गए? सारा कुछ, सब कुछ, फ्लाइट वगैरह, शॉपिंग, सब कुछ। तो एक देखिए ये भी एक ऑप्शन था 5-6 लाख में, बट अब तो शायद इन लोगों ने, फिनलैंड वालों ने ये चीज़ बंद कर दी है। अब लैंग्वेज, अब जो 2026 से एक नया रूल आया है, बता दूं आप व्यूअर्स के लिए जो सोच रहे होंगे कि हम भी 5-6 लाख में आ जाएंगे, तो नहीं आ पाएंगे अब आप 5-6 लाख में, क्योंकि 2026 से इन्होंने रूल निकाला है। अब हर साल की फीस ही 10 लाख हो गई है। अभी ये फ्री में आया है, फ्री में रहता है, फ्री में खाता है, पूरे देख लो आप शक्ल में तभी है ना, लगता ही होगा इसे देख के। आप इसे सड़क में भी मिलोगे, आप इसे बात करोगे थोड़ी सी, आपको पता लग जाएगा फ्री वाला बनता है। तो वहीं पे जो लोग अब आए हैं, अब आएंगे 2026 में, उन्हें पर साल की 10 लाख रुपए फीस देनी पड़ेगी, जो कि एक नॉर्मली बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री की ऑलरेडी वो फीस है। तो उस बंदे को 10 लाख रुपए हर साल, और वो भी 3 साल का कोर्स होगा या 2 साल का कोर्स होगा? जी 3 साल का है, ये 2.5 साल का है वैसे तो। 2.5 साल का कोर्स है, तो आप ये मान लो 25 लाख रुपए के आसपास उस बंदे के लग जाएंगे, और वो लैंग्वेज सीखेगा। हाँ, बस ये बात है कि लैंग्वेज सिखाने के बाद ये लोग इंटर्नशिप भी खुद प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप लोग को एक तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग में आप लोगों को, अगर आपको किंडरगार्टन का टीचर बनना है वो बन सकते हो। कोती पाएवा इधर एक चीज होती है जहाँ पे वो बच्चों को सिखाता है, वो बच्चे होते हैं, किंडरगार्टन ही होता है, उसका टीचर बना देते हैं, लकड़ी का काम सिखाता है। 2-3 चीज होती है, बट उसके बाद ये होता है आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, क्योंकि स्किल्ड जॉब्स आपको बहुत आराम से मिल जाती है यहाँ पे, है ना। तो ये है कि भाई का फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि ये 2-3 साल फिनिश सीखेगा, उसके बाद इसे इधर कोई काम मिलना पक्का है ना। जी। वहीं पे अब आप बताइए, आपने आगे क्या सोचा? आपका, आपने इधर आके जब अप्लाई करा तो आपका केस आ गया, आपका रेसिडेंट कार्ड आ गया, नहीं आया? यूथ वाला नहीं, मेरा कुछ ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि पहले नंबर पे जो यूरोपियन कंट्रीज है वो असाइलम सीकर को पहले देखती हैं कि ये किस कंट्री से है, कि वो साउथ एशिया से है या वो अफ्रीका से है। क्योंकि ज़्यादातर जो मिलते हैं असाइलम केस जिनके पास होते हैं वो होते हैं ज़्यादातर अफ्रीका वाले। जो एशियन होते हैं, जैसे कि मैं इंडियन हूँ, कोई पाकिस्तानी है, कोई बांग्लादेशी है, जो भी भाई देख रहा है मेरी वीडियो, तो मैं तो यही कहूँगा कि हाँ, आप असाइलम केस के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, मेरे को पता है, मैंने 2 साल ख़राब कर लिए हैं यहाँ पे। तो इस केस में कुछ नहीं रखा, और आपका पहले नंबर पे आपका केस पास नहीं होगा, चाहे आपको खतरा हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ आपको खतरा है, सच में है, या आप फेक कह रहे हो। क्योंकि बेसिकली अभी जो इन लोगों ने, मतलब एक तरीके से ये रेफ्यूजीज के लिए खोला है, ये इनकी मेन प्रायोरिटी यूक्रेनियंस है जी, है ना। तो ये लोग यूक्रेनियंस को ही दे रहे हैं, जी। और यूक्रेनियंस को अलाउंस भी बहुत अच्छा मिलता है ना। बिल्कुल। यूक्रेनियंस को बहुत ज्यादा बेनिफिट है। Benefit। थोड़े से तुर्किश लोग भी आते जी। हैं, इराक के लोग भी आते हैं, तो इन लोगों के लिए बेसिकली ये ज्यादा ओपन है ये चीज। तो अब हम इस पूरे कन्वर्सेशन को कंक्लूड करना चाहते हैं कि जो लोग अब फिलहाल आना चाह रहे हैं, ठीक है, जो लोग 2026 में आना चाहेंगे, 2026 में अप्लाई करेंगे, 2027 के लिए अप्लाई करेंगे, जी। तो आप लोग उन्हें क्या सजेस्ट करते हो कि जो बंदा इंडिया में बैठा है वो बस बाहर आना चाह रहा है, यूरोप आना चाह रहा है, लोगों को लग रहा है कि कनाडा नहीं जाना, ऑलरेडी इतना सैचुरेटेड हो चुका है मार्केट, जी। तो आप उन्हें क्या एडवाइस करोगे कि वो यूरोप में आए, फिनलैंड आए, या फिर किसी और कंट्री जाए? अगर फिनलैंड ना आए तो क्यों ना आए? पहले नंबर पे मैं तो ये सजेशन करूँगा कि हाँ, यूरोप में आएँ, और अगर आना है तो किसी और कंट्री में जाएं, फिनलैंड में कुछ नहीं है, क्योंकि फिनलैंड में काम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिनलैंड में कई जो इंडियंस हैं, कई पाकिस्तानी हैं, कोई बांग्लादेशी हैं, वो वोल्ट का काम कर रहे हैं, जो कि डिलीवरी का काम होता है, तो वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे नॉर्मली काम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हाँ, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा निकाला है। तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, बेसिकली, तो उनके पास अगर तुम उनका लॉन्ग लाइफ गोल देखोगे या डाउन द रोड उन्हें क्या करना है, तो उनका बेसिकली ये पर्पस होता है कि उन्हें वोल्ट की जॉब मिल जाए, कहीं क्लीनिंग की जॉब मिल जाए। आपको उससे ऊपर जॉब मिल रही, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसके लिए आपका नसीब बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मैंने तो किसी को नहीं देखा कि जिस बंदे ने कोई इधर से डिग्री करी और वो किसी अच्छी जगह हो अभी तक, है ना। खास करके हाँ, ये बात थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज पे भी डिपेंड करती है कि अगर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में हो गया तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पर देखा जाए अगर, तो इधर का मार्केट बहुत छोटा है, इनके पास कोई बड़ी कंपनी भी नहीं है। इनकी एक ही कंपनी थी, नोकिया, जो ऑलरेडी आपको सबको पता है नोकिया की क्या हालत है। और इनके पास कोई स्टार्टअप, ऐसे स्टार्टअप कल्चर भी नहीं है यहाँ पे। सरकार इतना ज़्यादा टैक्स लेती है, लोग को स्टार्टअप करने होते हैं बाहर जाके करते हैं इस देश से, है ना। तो जैसे आप स्वीडन की बात करिए, स्वीडन में इतनी सारी कंपनियां हैं, आईकिया हो गई, और हमारी
वो वॉल्वो हो गई, और स्वीडन की एक दो कंपनी और है, H&M हो गई, ये सारी बहुत फेमस कंपनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और भी है काफ़ी। हर जगह कुछ ना कुछ मार्केट में होता है, पर इधर कुछ भी नहीं है। इस चक्कर में इधर जॉब्स भी नहीं है, और जॉब नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप क्या ही करेंगे। तो अगर आपका मेन पर्पज ये है कि हम आगे क्लीनिंग की जॉब कर लेंगे या फिर वोल्ट डिलीवरी कर लेंगे, तो आप आ सकते हैं। बल्कि अब तो वो भी नहीं हो पा रहा है ना, अब तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो हम आपको कोई यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस दिखेंगी जिसमें लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं है ना, आए फिनलैंड। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं वो चाहते हैं लोग ना आए, जी है ना, बिल्कुल। इसलिए बोल रहे हैं ऐसा। पर हम तो बस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि और कोई ये गलती सोच के ना आए। जी बिल्कुल। क्योंकि आप, अब मुझे पता है जो सामने ये वीडियो देख रहा होगा वो यही सोच रहा होगा कि यार ठीक है, और लोगों की नहीं लग रही, मेरी लग जाएगी, आई एम द स्पेशल वन। ठीक है, अगर आपको इसमें लक लेना है तो मुझे, मेरे हिसाब से तो 20 में से कोई एक बंदा होगा जिसकी जॉब लगेगी, है ना। वो भी उसे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और लक भी होना चाहिए उसके साथ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हाँ फिनलैंड में मत आना, क्योंकि मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है फिनलैंड में रह के, और मैं एक असाइलम सीकर हूँ, रिफ्यूजी हूँ, और मेरे को इलीगल चीज़ों का भी पता है और लीगल चीज़ों का भी पता है कि क्या सीन क्या हो रहा है और कौन सी जॉब है। यहाँ पे कोई जॉब नहीं है। यहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, और लैंग्वेज सीखने में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लग सकता है, क्योंकि आपका लैंग्वेज लेवल भी A2.2 होना चाहिए। तब आपको कोई कंपनी या कोई क्लीनिंग कंपनी आपको जॉब दे सकती है। और क्योंकि फिनलैंड एक बहुत छोटी कंट्री है और एक बहुत बढ़िया कंट्री भी है, और यहाँ पे जैसे आप देखते हो कि हाँ हेलसिंकी कैपिटल है यहाँ की, तुर्कू है, जो बड़ी सिटीज़ हैं, तुर्कू है, ताम्परे हैं। अगर आप आओ तो मैं तो ये सजेशन करूँगा कि हाँ आप वहाँ पे कोई ढूंढो, आप वहाँ की कोई यूनिवर्सिटी ढूंढो, स्टडी वीज़े पे आओ, और अगर आपको कोई काम करना है उसका पहले ही आप ये बेस बना के आओ कि हाँ आपने लैंग्वेज भी सीखनी है साथ में। और लैंग्वेज सीखने का बताइए कि आपको लगेगा जैसे आप जाओगे आप लैंग्वेज सीखोगे, तो लैंग्वेज सीखने का भी कोई बहुत अच्छा सोर्स नहीं है यहाँ पे। मतलब बहुत जगह आपकी क्लासेस होंगी पर वो ऐसी होंगी हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार, है ना। जो रेगुलर बेसिस पे लैंग्वेज ढंग से सिखाते हैं वो एक दो जगह ही है। जैसे हम अभी इटाला पोहियामा ओपिस्तो में हैं, तो ये इल्मायोकी की तरफ पड़ता है, जो कि आप बहुत सेंटर में आ गए फिनलैंड के। तो जो भी बंदा बेसिकली कॉलेजेस में आएगा हेलसिंकी वगैरह में, वो इतनी दूर नहीं रोज अप डाउन कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और शायद एक हेलसिंकी में भी है ओपिस्तो, वांतान ओपिस्तो। वांतान ओपिस्तो, ऐसे और एक दो ओपिस्तो है। यूथ काउंसलर का भी इसमें है वो। हाँ, यूथ काउंसलर उधर भी सिखाते हैं। नहीं, इसमें यूथ काउंसलर का कोर्स है, मतलब। अच्छा, नहीं कोर्स नहीं, अभी लैंग्वेज सीखने के लिए इंसान क्या करेगा। आप फिनलैंड में अगर आना चाहते हो तो मैं आपको एक और भी सजेशन दे सकता हूँ कि आप कुक की जो कुकिंग का कोर्स होता है वो कर सकते हो। हाँ शायद वो नेक्स्ट ईयर से उसकी भी फीस लगेगी। पहले वो जो जितने भी यहाँ पे रहते थे, जो कोई और स्टडी कर रहे थे, उनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और वो वर्क परमिट पे आ गए हैं, वो अपना वो कोर्स कर सकते थे। उनका कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने साल का कोर्स था। उसके बाद उनकी वामिया की बात कर रहे हो ना तुम? जी मैं हाँ, तो वामिया एक वासा में है, तामपरे में वासा में है, वामिया नाम से एक कॉलेज है। तो वो लोग वोकेशनल कोर्स कराते हैं। वोकेशनल पे बहुत सारे कोर्स कराते हैं वो लोग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, है ना, गाड़ी वाड़ी ठीक करना और कुकिंग वगैरह का। तो आप वो कर सकते हो। वो अभी तक तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, बट उसके बाद अब से शायद वो जाके उसकी भी फीस ले लें। बट वो एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें मतलब आपके आगे आके फ्यूचर काफी अच्छा हो जाएगा, जी बिल्कुल, है ना। तो और लैंग्वेज का बता दीजिए एक बार, लैंग्वेज लोग कहाँ से सीखें? लैंग्वेज मैं तो यही कहूँगा कि हाँ आप वहाँ से सीखना कि जहाँ पे आप डेली रूटीन में जा रहे हो, वर्किंग डेज में जा रहे हो, कि हाँ मंडे से फ्राइडे जा रहे हो, सैटरडे संडे आपको छुट्टी है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि हाँ डेली जाओ। क्योंकि आपको लैंग्वेज अगर आप 1 हफ्ते में एक बार जा रहे हो या 2 हफ्ते में एक बार जा रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज सीखना एक बहुत मुश्किल चीज़ भी है और एक आसान चीज़ भी है। क्योंकि मुश्किल चीज़ ऐसे है क्योंकि आप किसी और कंट्री की लैंग्वेज सीख रहे हो और इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। तो आसान चीज़ ये भी है कि हाँ आप जल्दी से जल्दी सीखने की कोशिश करो, 1 साल में सीखने की कोशिश करो। वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि हाँ आपके आगे काम आएगी, आपको काम जल्दी मिल जाएगा, आप कोई भी जॉब कर सकते हो जो आपको, आपके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है आपको। पर मुझे जो लगता है कि जो भी इंसान यहाँ पे आना चाहता है उसे माइंड में हमेशा ये चीज़ रखनी चाहिए कि वो अपनी स्टडीज के दौरान, है ना, वो उसकी मेन प्रायोरिटी ये ना हो कि वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढे। अगर आप ये सोच के आओगे तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे इतने सारे जो बैचमेट हैं, मतलब आई कैन नॉट इवन काउंट द नंबर्स कि कितने सारे लोग हैं, है ना, जो कि बहुत परेशान है। उन्होंने अपनी स्टडी बीच में छोड़ दी है ना, कि हम कहीं फुल टाइम ही जॉब करेंगे। और उसके बाद जब उन्होंने छोड़ के वो फुल टाइम जॉब पकड़ी है तो मिगरी ने उन्हें नेगेटिव डिसीजन दे दिया कि आपको कंट्री आउट करनी है। ठीक है, उन्हें बैन लग गया फिनलैंड का।
और क्योंकि आप रेगुलर स्टडीज के साथ कर ही नहीं सकते फुल टाइम जॉब, और अगर आपको क्लीनिंग की भी जॉब मिलेगी तो पार्ट टाइम नहीं मिलेगी, फुल टाइम ही मिलेंगी। तो आप या तो स्टडी करो अपनी, या फिर अपनी जॉब करो। अगर आप ये चीज दोनों करना चाहोगे, उसके लिए आपको स्टडी ब्रेक करना पड़ेगा और मिगरी आपको बाहर निकाल देगी। तो आप जो भी आ रहा है इंसान, वो ये सोच के आना कि मैं 1-2 साल जब तक मेरी स्टडीज चलेगी, इतना आपके पास फंड हो, आप आराम से चीजें एक्सप्लोर करो, लैंग्वेज सीखो, अपनी स्टडीज पे फोकस करो, और उसके बाद भी आपके पास 1 साल का फंड होना चाहिए जिसमें कि आप जॉब ढूंढो, जॉब सर्च करो, जॉब हंट करो उस समय, है ना। तो इस पर्पज से मत आना कि मैं आते ही पार्ट टाइम जॉब ले लूंगा, वो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। मैं आपको सच बताऊंगा, आपको शायद 1-2 व्लॉग मिल जाए, पर वो होगी बात पहले की, कोविड के टाइम की बात होगी, जिन्होंने ये चीज़ करी होगी। अभी भी जाके किसी की लकी होगी तो वो बहुत लकी इंसान होगा, और वो मिगरी के साथ खेल ही रहा है, क्योंकि बहुत लोगों का केस पड़ जाता है, मिगरी रोक देती है। बहुत एंटी इमिग्रेशन यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, मिगरी रोक देती है उन्हें, कंट्री आउट का डिसीजन दे देती है। अब ये बेचारा ये भाई है, ये रोज कहता है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी है, पार्ट टाइम जॉब करनी है। हमें पता है पार्ट टाइम जॉब कहाँ पे हो जाएगी, अभी इतने टाइम के बाद हमें इतना पता चल गया पार्ट टाइम, मतलब जॉब्स कहाँ पे होंगी, सॉरी पार्ट टाइम नहीं। पर वो ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसे रेगुलर कॉलेज अटेंड करना है, रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं करेगा, कॉलेज वाले निकाल देंगे। तो वही चीज नहीं हो सकती। तो आप देखिए ये चीज। अब एक तो ये भी चीज है कि हाँ, अगर आप स्टडी वीजे पे आते हो तो आपको वर्किंग आवर्स मिलते हैं, कि जैसे कि एक हफ्ते में 30 घंटे 40 घंटे जितने भी मिलते हैं, तो उन बेसिस पे आप नहीं काम कर सकते, क्योंकि आपको जो भी काम मिलेगा वो फुल टाइम काम मिलेगा। पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे नहीं है फिनलैंड में, आप कहीं पे भी ढूंढ लो आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलेगी। तो आप तो यही हो सके कि हाँ, अपने फंड वगैरह इतने रखो कि हाँ आप बैठ के खाना खा सको आराम से, कोई आपको दिक्कत ना हो, अपनी पहले स्टडी कंप्लीट कर सको, क्योंकि स्टडी के बाद आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, फिर आप फुल टाइम जॉब करो, उतने टाइम में आप अपना लैंग्वेज भी सीखो, सब कुछ करो। तो बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप रीच आउट कर सकते हैं, हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आगे अगली वीडियो में मिलते हैं।